नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसएल जी के हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी पाचन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और रिमेनिंग क्वेश्चन है जो कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि वन डे एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो ऑप्शन है हमारे पास मरकरी, लेड, जिंक और कॉपर। तो अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर जो धातु है, कॉपर के संचयन से यकृत में विकार पैदा होता है और उसके ऊतक का क्षय होने लगता है, जिससे यकृत का सिरोसिस होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, कॉपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव के उपयोग के लिए भोजन कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो अगर बात की जाए मानव के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन की बेहतरीन की, तो इसके ये जो है जो कार्बनिक भोजन है, इसे रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जा सकता है, तो इसलिए इसे जो है बेहतर माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित से किस लार का लाभ नहीं होता है? ऑप्शन हमारे पास यह निकलने में यह मुख तथा दांतों को साफ कर रखती है, यह निकलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो यहाँ पर बात की गई है लार की, कि लार का लाभ नहीं है। तो जो है लार का जो लाभ नहीं की बात की जाए तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, तो यह है एक इसका लाभ। बाकी अगर देखा जाए तो लार का जो है यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यह निगलने में भी मदद करती है, और यह होठों तथा जीभों की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में भी मदद करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह आरबीसी की वृद्धि करती है। तो इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे, लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन है हमारे पास वसा, स्टार्च, प्रोटीन और विटामिन। तो अगर बात की जाए स्टार्च की, तो स्टार्च जो है लार जो है हमारी स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च। लार के पाचन के कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना, ताकि यह आसानी से निकला जा सके, और लार में एंजाइम जो कि एमिलेज होता है, जो कि स्टार्च जो मंड बोलते हैं उसको, माल्टोज में ये तोड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख से निकली लार पाचन करती है? ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन, मंड यानी कि स्टार्च, वसा का और विटामिन का। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि जो मुख से निकली लार है, जो कि मंड जो है मंड का पाचन करती है, यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अन्न समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के और माल्टोज के। तो देखा जाए तो अन्न समृद्ध स्रोत है जो कि स्टार्च के हैं, क्योंकि अन्न में स्टार्च की प्रचुर मात्रा होती है, और सभी पादपों के बीजों में और फलियों में मंड यानी कि अमाइलोज के रूप में ये उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर होगा स्टार्च। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में स्पंदित करने वाला एंजाइम है? ऑप्शन है हमारे पास रेनिन, पैप्सिन, रेजिन, ट्रिप्सिन। तो अगर बात की जाए जो है दूध की, तो जठर रस में रेनिन नामक का पाचक एंजाइम पाया जाता है, जो कि दूध के पाचन में सहायता करता है, और रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो इसका सही आंसर होगा रेनिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ऑप्शन है कैरोटीन, राइबोफ्लेविन,
पैप्सिन और ट्रिप्सिन। तो अगर बात की जाए कैरोटीन की, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध है वो पीला होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैरोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खट्टे दूध में होता है। ऑप्शन है एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो अगर बात की जाए जो खट्टे दूध की, तो खट्टे दूध के अंदर जो है लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है यकृत, मस्तिष्क, हृदय और प्लीहा यानी कि स्प्लीन। तो अगर बात की जाए स्प्लीन की यानी कि प्लीहा की, तो प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और जो प्लीहा है आमाशय तथा जो हमारा डायफ्राम के बीच में यकृत के बाईं ओर लगभग 12 सेंटीमीटर लंबे गहरे लाल रंग की एक सक्रिय और चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है, और जो कि रेटिकुलो और एंडोथीलियमयी ऊतक का सबसे बड़ा पिंड होता है। प्लीहा की कोशिकाएं रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिराणु को तथा निरर्थक एवं हानिकारक रंजक और अन्य पदार्थों का भक्षण करके रुधिर की सफाई करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्लीहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन है यकृत, मस्तिष्क, गुर्दा और हृदय। बात की जाए अगर मानव शरीर के सबसे बड़े अंग की, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक जो अंग है वो होता है यकृत, और जिसका शरीर और बात की जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये है, और इसकी जो लंबाई है वो है 15 से 22 सेंटीमीटर होती है, और इसका भार लगभग 1.5 kg होता है यानी कि 1.5 किलो। और इसका कार्य होता है जो पित्त का स्रावन करना, जो अम्ल होते हैं उनका डीएमिनेशन करना, यूरिया का संश्लेषण करना, विषैले पदार्थों का विषहरण करना, विटामिनों का संश्लेषण करना इत्यादि इसके कार्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है। ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम बोरेट। तो अगर बात की जाए अस्थियों की, तो अस्थि और दांतों के अंदर जो मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करता है। ऑप्शन है हमारे पास यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय और आमाशय। तो अगर बात की जाए यकृत की, यकृत जो है किसी भी पाचक एंजाइम का जो है स्राव नहीं करता है, यानी कि जो यकृत है किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकालता है। पित्त का जो लगातार श्रावण करता है, और यकृत का प्रमुख कार्य है यह पित्त में जो पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, और फिर भी यह पाचक में विशेष वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भागीदारी देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, खनिज, वसा और विटामिन। तो बात की जाए वसा की, तो वसा जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में जो है आहार ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है। ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और प्रोटीन। तो अगर बात की जाए मानव शरीर की, तो मानव शरीर जो अधिकांश रूप में है जो है ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है, और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इसके बाद में प्रोटीन टूटता है, और सबसे अंत में बात की जाए तो सबसे अंत में जो टूटता है वो होता है वसा। खनिज हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा प्रोटीन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है, और विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन शरीर के उपापचयी क्रियाएं तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, जो कि मानव शरीर पर अपनी अधिकांश ऊर्जा जो है वनस्पति भोजन से प्राप्त करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। ऑप्शन है विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो अगर बात की जाए जो है
हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है? तो ऊर्जा सबसे जो है देता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? ऑप्शन है हमारे पास कैसिन सुक्रोज, कैसिन लैक्टोज, फेरिटीन माल्टोज, एल्बुमिन ग्लूकोज। तो अगर बात की जाए कैसिन लैक्टोज की, तो कैसिन लैक्टोज है जो कि दूध में कैसिन जो है प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोज। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फलों का मधुर यानी कि मीठा स्वाद किसके कारण होता है? माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। तो बात की जाए फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज की वजह से जो है फलों का स्वाद है जो कि मीठा होता है। और जो फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसेकेराइड शर्करा होती है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? जैसे पिछले ही क्वेश्चन में हमने बात की थी कि जो मीठी शर्करा होती है जो कि फ्रक्टोज होती है प्रकृति से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और बात की जाए यकृत विटामिन ए की, तो यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है और यह अल्प समय के लिए इसका संचय भी करता है। और विटामिन के जो है खून का स्कंदन यानी कि कोगुलेशन करने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए का जो संश्लेषण है यकृत के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तंतु आहार में शामिल है। ऑप्शन है सेलुलोज, वसा, प्रोटीन और ग्लाइकोजन। अगर बात की जाए सेलुलोज की, तो सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज का बना होता है और यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम उपस्थित नहीं होने के कारण यह शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करता है? ऑप्शन हमारे पास शरीर से लवण की क्षति, शरीर से ऊष्मा की क्षति, शरीर के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति, पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो अगर बात की जाए हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे जो है वसा मौजूद होता है, वो है शरीर में ऊर्जा की क्षति को विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शरीर से ऊष्मा की क्षति। अगला क्वेश्चन हमारा आयोडीन नमक का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास तेल में क्षार तत्व, तेल में असंतृप्त, तेल में हाइड्रोक्सिल समूह या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन मान का प्रयोग वसीय अम्लों में असंतृप्ति यानी कि अनसेचुराइजेशन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तेल में असंतृप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको कोशिका में अचल संपत्ति माना गया है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। तो अगर बात की जाए न्यूक्लिक एसिड की, तो इसे जो है अचल संपत्ति माना गया है और इसकी जो खोज की है वो है फ्रेडरिक मिशर ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।